जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। फ्रांस की नेवी ने पकड़ा रूसी जहाज जिसमें सवार थे भारतीय कैप्टन भी हिरासत में। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान अलग अलग से सैल्यूट क्यों करते हैं, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। चीन की गर्दन पर भारत ने रखा हाथ, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, फ्रांस की नेवी ने भूमध्य सागर में ग्रिच तेल टैंकर जब्त किए हैं। एजेंसियों का दावा है कि इसे भारतीय क्रू मेंबर्स चला रहे थे। भारतीय कप्तान हिरासत में है। जहाज रूस के प्रतिबंधों को चकमा देने के शक में जांच के घेरे में है। फ्रांस की नेवी ने भूमध्य सागर में ग्रिच नाम के एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। फ्रांसीसी नेवी ने जहाज के कप्तान को हिरासत में ले लिया है, जो एक भारतीय नागरिक का है। जहाज पर कई और भारतीयों के होने की बात कही जा रही है। फ्रांसीसी अधिकारियों को शक है कि यह जहाज रूस पर लगे पश्चिम प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए फर्जी झंडे के तहत काम कर रहा था। मार्शली अभियोजक कार्यालय ने रविवार को बताया है कि फ्रांसीसी नौसेना ने गुरुवार को ग्रिंच नामक जहाज को रोका और उसे फ्रांस के बंदरगाह शहर मार्शली की ओर मोड़ दिया गया। अधिकारियों को संदेह है कि यह जहाज रूस के उस शैडो फ्लीट का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद अपना तेल बेचने के लिए करता है। अभियोजकों ने बताया है कि जहाज के कप्तान को शुरुआती जांच के लिए हिरासत में लिया गया है। उनसे जहाज के संचालन और झंडे की वैधता को लेकर पूछताछ की जा रही है। जहाज पर मौजूद अन्य चालक दल के सदस्य भी भारतीय नागरिक बताए गए हैं। वे अभी जहाज पर ही हैं, जबकि जांच अधिकारी जहाज के दस्तावेजों और नेविगेशन रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रहे हैं। रूस से निकला था जहाज, जहां फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार यह टैंकर जनवरी की शुरुआत में रूस के हरमनस्क बंदरगाह से रवाना हुआ था। उस समय यह कोमोरोस देश का झंडा लगाकर चल रहा था। अब जांच इस बात की हो रही है कि क्या वह झंडा असली था या फिर जहाज अपनी असली पहचान छिपाने के लिए फ्लैग का इस्तेमाल कर रहा था। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय संघ ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें अब तक 19 पैकेज शामिल है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को रोकना है। हालांकि मॉस्को ने इन प्रतिबंधों का तोड़ निकाल लिया है। रूस पुराने और पश्चिमी समुद्री बीमा सिस्टम से बाहर काम करने वाले जहाज़ों तक एक विशाल बेड़ा चलाता है। इन जहाज़ों के जरिए रूस काउंटेड कीमतों पर भारत और चीन जैसे देशों को लाखों बैरल तेल का निर्यात जारी रखे हुए है। यह पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने ऐसी कार्रवाई की है। इससे पहले अक्टूबर में भी फ्रांस ने अपनी पश्चिम तट पर बोराके नामक एक प्रतिबंधित टैंकर को रोका था। हालांकि उस जहाज को कुछ दिनों की जांच के बाद छोड़ दिया गया था। फिलहाल ग्रिंच जहाज के दस्तावेजों की पुष्टि होने तक इसे फ्रांसीसी अधिकारियों के कब्जे में रखा जाएगा। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, भारत के तीनों सेनाओं के आगे कोई भी नहीं टिक पाता है। तीनों भारत की ताकत हैं। तीनों सेनाओं के जवान जब सैल्यूट मारते हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। भारत ने 26 जनवरी को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया था। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर भारत की तीनों सेनाओं का जलवा दिख रहा था और उनकी दाढ़ दुश्मनों के कानों तक सुनाई दी। इस परेड को भारत के शहरों के अलावा गांवों में भी लोग टकटकी लगाकर देखते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में परेड देखने के बाद सवाल आता है कि आखिर भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी के जवान अलग अलग तरीके से सैल्यूट क्यों मारते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर में ऐसा करने की वजह क्या है और क्यों ये तीनों सेनाएं के सैल्यूट थोड़े अलग अलग होते हैं। भारतीय सेनाओं के अलग अलग सैल्यूट करने के पीछे कई सदियों से चली आ रही परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे ऐतिहासिक और रणनीतिक कारण छिपे हैं। आइए पहले ये समझ लेते हैं कि तीनों सेनाओं के कैसे सैल्यूट करती है और इसमें क्या बड़ा अंतर है। भारतीय सेना के जवान अपनी पूरी हथेली को सामने की ओर खोलकर सैल्यूट करते हैं। उसमें उंगलियां और अंगूठा आपस में सटे होते हैं और बीच वाली उंगली माथे को छूती है। इसके पीछे की वजह सैल्यूट करने वाले के प्रति प्रतिस्पर्धा और विश्वास को दर्शाना है। जवानों की खुली हथेली और संकेत देती है कि
सैनिक के हाथ में कोई हथियार नहीं है और वह पूरी तरह से निहत्थे होकर अपने वरिष्ठ अधिकारी का सम्मान कर रहा है और यह अनुशासन और आपसी भरोसे का प्रतीक भी है। नौसेना में सैल्यूट थोड़ा अलग तरह से होता है। इसमें नौसैनिक हथेली को जमीन की ओर झुकाकर रखते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाता है जिसमें हथेली से सामने दिखाई नहीं देती है। अब इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। दरअसल पुराने वक्त में नौसैनिक जहाज़ों पर काम करते थे जहां पर उन्हें भारी मशीनों, ग्रीस और तेल के बीच रहना पड़ता था। काम के दौरान उनके हाथ गंदे और काले हो जाते थे। ऐसे में गंदी हथेली से सैल्यूट करने के बजाय इसे नीचे झुकाकर रखा जाता था। इस तरह से ये परंपरा कई दशकों तक चली रही थी और आज भी इसका पालन किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का सैल्यूट पहले आर्मी जैसा ही था, लेकिन 2006 में इसमें बदलाव किया गया। अब वायुसेना के जवान अपनी हथेली को जमीन से 45 डिग्री के कोण पर रखकर सैल्यूट करते हैं। ये ऐसा एंगल होता है जिसमें आसमान की ओर हथेली उठती है और आकाश की ऊंचाइयों की तरफ इशारा करता है। एयरफोर्स का ये सैल्यूट वायुसेना के आदर्श वाक्य नभ स्पर्श दिशपंप यानी कि शान के साथ आकाश को छूना की भावना को जीवंत करता है। आज की चौथी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मलक्का स्टेट सिर्फ 500 से 600 किलोमीटर दूर है, जबकि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी छोर इंद्री पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, मलक्का स्टेट के प्रवेश द्वार के बेहद करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनकर उत्तरी व्यापारिक कॉरिडोर से चीन के प्रभुत्व को खत्म करना चाह रहे हैं। ट्रंप जिस आक्रामकता के साथ ग्रीनलैंड छीनने की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही तेज दबाव बंगाल की खाड़ी से गहराता जा रहा है। इस क्षेत्र में भारत अपने विशाल अंडमान निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, खासकर ग्रेट निकोबार द्वीप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रोकने की काफी कोशिशें की जा रही हैं। अचानक से दर्जनों एक्टिविस्ट, पर्यावरणविद और यहाँ तक कि कई राजनेता भी इस प्रोजेक्ट के विरोध में उकर आए हैं। ये शोर करीब 30 साल पहले भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के समय हुए हंगामे की याद दिलाते हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन सा है जो भारत के इस मैग्मा प्रोजेक्ट से डर रहा है, किसके इशारे पर प्रोजेक्ट को लेकर गलत फहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है और कौन है जो देश की सुरक्षा की खतरनाक साजिश रच रहा है। बहुत छोटे से उदाहरण के साथ समझाया जाए तो आज देश के लड़ाकू विमानों की जो कमी है उसके लिए आज से 30 से 40 साल पहले ही उदासीनता जिम्मेदार है। उसी तरह से अगर आज अंडमान निकोबार के क्षेत्र में अगर ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लाए गए तो आज से 25 से 30 साल बाद हम यही पूछ रहे होंगे कि जब चीन का खतरा मालूम था तो समय रहते प्रोजेक्ट शुरू क्यों नहीं किए गए। इसलिए आज की तारीख से मजबूती से सवाल उठाना जरूरी है कि वो कौन है जो प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या इस प्रोजेक्ट को लेकर अड़ंगा लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट को समझना होगा। इसका मकसद एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक ट्रांसशिप और एक गैर सोशल पावर प्लांट बनाना है जिसे ANIIDCO लागू करेगा। ऊपर से देखने पर यह डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लग रहा है, लेकिन असल में ये ड्यूअल यूज प्रोजेक्ट है, यानी कि जो एयरपोर्ट बन रहा है, जो बंदरगाह बनेगा, उसका सैन्य इस्तेमाल हो सकता है। इससे भारत का न सिर्फ सिंगापुर और कोलंबो पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी, बल्कि मलक्का, सुंडा और लोम्बो जल मरुमध्य के हमारी सर्विलांस काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मलक्का ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जिसे चीन सबसे ज्यादा डरता है। भारत अंडमान निकोबार से युद्ध के समय चीन के सप्लाई चेन को ब्लॉक कर सकता है, जिससे चीन का करीब 80% कारोबार की ठप पड़ जाएगा और इसलिए चीन इस प्रोजेक्ट से खौफजदा है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से मलक्का स्टेट सिर्फ 500 से 600 किलोमीटर दूर है, जबकि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, मलक्का स्टेट के प्रवेश द्वार के बेहद करीब है। यहाँ पर इंडोनेशिया के
सुमात्रा द्वीप की दूरी सिर्फ 140 से 160 किलोमीटर की है, जबकि ग्रेट निकोबार से मलक्का स्टेट की मुख्य स्प्रिंग लेन सिर्फ 75 से 80 किलोमीटर दूर है। यानी कि समझ सकते हैं कि भारत अगर इस क्षेत्र में सैन्य शक्ति बढ़ाता है तो इसके पेट में दर्द शुरू हो सकता है। अंडमान और निकोबार की स्थिति अंडमान और निकोबार कमांड पर टिकी है, जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमांड है। यहाँ भारत के कुछ महत्वपूर्ण नौसेना बेस हैं, जैसे कि आईएनएस बाज और आईएनएस उत्कर्ष, जिससे भारत पूर्वी हिंद महासागर की से निगरानी और ऑपरेशन चलाता है। यानी कि निकोबार का बेस शांति के समय कारोबार को बढ़ाएगा और युद्ध के समय सैन्य फायदा दिलाएगा। मलक्का जलमर्द दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री चौक पॉइंट में से एक है, जिससे बड़ी शक्तियों को भारत की ताकत का एहसास होता है और वो डरते भी हैं। इकोलॉजिकल कमजोरी और जीएनआई प्रोजेक्ट का पर्यावरण और स्थानीय आदिवासी समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव को उठाया जाता है। इन्हें मुद्दा बनाकर मुकदमाबाजी हो सकती है। पर्यावरणविद हंगामा मचा सकते हैं। ऐसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर सकते हैं, जबकि बाहरी शक्तियों को इस प्रोजेक्ट के दखल देने का रास्ता खुले और इस प्रोजेक्ट में लगने वाले फंड को रोकने के लिए कई तरकीबें आजमा सकते हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को धीमी किया जा सके। चीन के नज़रिए से देखें तो निकोबार में भारत की मजबूत हवाई और नौसेना क्षमता मलक्का उसके लिए खतरा है। युद्ध के समय भारत चीन की इस कमजोरी पर सीधा हमला कर सकता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन डरा हुआ है। अंडमान और निकोबार का भूगोल बंगाल की खाड़ी के पड़ोस में भारत की समुद्री सीमाओं को मजबूत बनाता है। ये हमें कई देशों की समुद्री सीमा से जोड़ता है, जिनमें बांग्लादेश भी शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भारत का कभी नहीं डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। ये भारत के हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में एक ऐसी शक्ति क्षमता देते हैं जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे डरे हमेशा खौफ में रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों इस प्रोजेक्ट को लेकर नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश, जो भारत की सैन्य शक्ति के मामले में उलझ नहीं सकता है, वो चीन और पाकिस्तान की साह पर उस नैरेटिव को बढ़ाता है जो बंगाल की खाड़ी को लेकर हल्ला इसलिए मचाता है कि ताकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कहा जा सके कि भारत इस क्षेत्र में प्रेशर बना रहा है, जैसे भारत इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भारत के ये प्रोजेक्ट 10 अरब डॉलर से भी ज़्यादा और अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट को भारतीय नौसेना की बड़ी क्षमता बनाता है। इसलिए अमेरिका के एक्टिविस्ट अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खूब लिख रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को देश की सुरक्षा के लिए इस सैन्य प्रोजेक्ट से साथ खड़ा रहना चाहिए और ऐसे तत्वों का विरोध करना चाहिए जो गलतफहमी से फैला रहे हैं। हो सकता है कि पर्यावरण को लेकर कुछ खतरे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि देश के हित में बढ़कर कुछ नहीं, और दुनिया का कौन सा देश अपने हित के लिए पर्यावरण की परवाह कर रहा है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।